गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक है, घर पे उनके पेरेंट्स ठीक हैं, उनके आस पड़ोस में सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं गुरसेवक सिंह, आपका फिजिक्स लेक्चरर, आपके सामने आया हूँ फिर से एक नई वीडियो के लिए, दैट इज़ फॉर 11th क्लास। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछली सारी वीडियोस अच्छे से देख रखी हैं और आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से पता चल रहे हैं, और उन्हीं को देखने के बाद जो भी न्यूमेरिकल्स आप करना चाह रहे हो वो इजीली हो रहे हैं। बट अगर नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ पूछिए, ठीक है। अब पिछली वीडियो जो मैंने बनाई थी वो थी डायमेंशनल फॉर्मूलेस की एप्लीकेशंस, ठीक है, उनके बेसिस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स। वो अगर आप लोगों ने कर ली है तो अगली वीडियो पे चलेंगे। और मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी बच्चों की कि सर कुछ डायमेंशनल फॉर्मूलेस के कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो हो नहीं रहे हैं। हो सके तो प्लीज उनकी भी एक वीडियो बना के डाल दीजिए। तो मैं उसी के लिए आया हूँ। आप पूछेंगे और मैं ना बताऊं, ऐसा हो नहीं सकता यार। आप पूछिए, मैं बताऊंगा। तो एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो आपके डायमेंशन कॉम्प्लेक्स के बेसिस पे जो एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ एक एरर पार्ट पार्ट है, वो भी आज ही कवर कर लेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, राउंडिंग ऑफ कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर डिजिट की प्रॉपर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ये आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा। और रिजल्ट में अगर पूछा जाता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आपको निकालना है वो रिजल्ट, तो उसके बारे में भी मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे ताकि बचा हुआ कंसेप्ट डायमेंशनल फॉर्मूले का इसी में खत्म हो जाए, ठीक है। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू। अरे हाँ यार, एक बात बताना तो भूल ही गया कि ये मेरा एक चैनल है, बड़ा अच्छा सा चैनल चल रहा है इस समय। तो अगर आप लोगों ने शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज जल्दी से करिए इसको भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैंने चार क्वेश्चंस आपके लिए रख दिए हैं एक्सप्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके क्वेश्चन पूछे थे। होपफुली चार काफी होंगे। कंसेप्ट ही तो समझना यार, सारे मैं करवा दूंगा, आप क्या करोगे? चार क्वेश्चन मोर देन इनफ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हो सकता है, यहाँ पर सिंपली ये पूछ लिया जाए ए और बी का डायमेंशन मामला बताइए, ठीक। ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, ठीक है। यहाँ पर क्या पता ये पूछ लिया जाए ए अपॉन बी का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, ठीक। क्या पता यहाँ पर ये पूछ लिया जाए ए इंटू बी का डायमेंशन फॉर्मूला बताइए। और क्या पता यहाँ पर ये पूछ लिया जाए, चलो सिंपल ए एंड बी यहाँ पर भी डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए और बी का अलग अलग निकालना है, यहाँ पर ए अपॉन बी एक कंबाइंड डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, यहाँ ए इंटू बी का एक कंबाइंड डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है, और यहाँ पर ए और बी का अलग अलग डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। अच्छा एक चीज बताइए यार, कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज अगर मैं ऐड कर रहा हूं तो वो सेम टाइप की होनी चाहिए या डिफरेंट टाइप की होनी चाहिए? सोच के देखिए। क्या मैं वेलोसिटी को एक्सेलरेशन के साथ ऐड कर सकता हूँ? कोई सेंस बनता है? बिल्कुल भी नहीं। फोर्स को फोर्स के साथ ऐड करूंगा, वेलोसिटी को वेलोसिटी के साथ ऐड करूंगा, एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के साथ ऐड करूंगा, वर्क डन को वर्क डन के साथ ऐड करूंगा। ऐड करूं या माइनस करूं, इसमें फर्क नहीं है कुछ भी। सब्ट्रैक्ट और एडिशन का जो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन है वो सेम क्वांटिटीज के बीच में ही लगता है। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन लग सकता है कहीं पर भी, कि जैसे वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, है ना। तो पावर इनटू टाइम, पावर और टाइम अलग अलग क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ पावर प्लस टाइम इज इक्वल टू पावर, कोई सेंस बनता है? बिल्कुल भी नहीं। दो सेम टाइप की क्वांटिटीज होंगी तो उनमें प्लस और माइनस हो सकता है। और जो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है ये कहीं पर भी लग सकता है, वो डिपेंड करता है फॉर्मूले के ऊपर, फॉर्मूला कैसा मांगा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या उठाना है, सेम टाइप की क्वांटिटीज को ही ऐड करा जाता है, सेम टाइप की क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट करा जाता है, बस, ठीक। अब जब सेम टाइप की क्वांटिटीज को ही ऐड करा जाता है तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर क्वांटिटी इस कंप्लीट क्वांटिटी के बराबर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वांटिटी को अगर मैं इस क्वांटिटी के साथ ऐड कर रहा हूं तो जाहिर सी बात है जो मिलने वाली क्वांटिटी होगी वो भी तो उसी के बराबर होनी चाहिए। दैट मींस व्हाट, फोर्स प्लस फोर्स विल गिव यू व्हाट, फोर्स। फोर्स और फोर्स अगर ऐड हो रहे हैं तो क्या देंगे यार? फोर्स ही तो देंगे या कुछ और दे देंगे? बिल्कुल भी नहीं, सेम फोर्स ही देंगे। तो इसका मतलब अगर यहाँ पर मुझे जो एक्स दिख रहा है ये एक्स क्या है इस समय? भाई क्वेश्चन में सब कुछ गिवन होगा। मैंने यहाँ पर जल्दी में बस चार एक्सप्रेशन लिखी है, मैं आपको बताता जाऊंगा इसमें एक्स क्या है, ए क्या है, टी क्या है, बी क्या है, मैं आपको खुद ही बताता जाऊंगा, ठीक है। इसमें एक्स है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसमें एक्स है डिस्प्लेसमेंट, इसमें टी आपका टाइम है, और ए और बी आपकी डायमेंशनल क्वांटिटीज हैं जिनका मुझे डायमेंशन निकालना है। तो ए का अलग निकालेंगे, बी का अलग निकालेंगे, ठीक है। अब
इसको इसके साथ अगर मैं ऐड कर रहा हूं और जो मुझे चीज मिल रही है वो डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका मतलब ये कंप्लीट क्वांटिटी भी डिस्प्लेसमेंट हुई, ये कंप्लीट क्वांटिटी भी डिस्प्लेसमेंट हुई। तो एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला तो मुझे पता है क्या होता है, एल। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है, टी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करूं, एक बार इसको डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट करूं, तो जब इसको करूंगा मुझे वहां से ए मिल जाएगा, जब इसको करूंगा वहां से मुझे बी मिल जाएगा, ठीक है। तो ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर ए का डायमेंशन फॉर्मूला तो मुझे निकालना है, तो ए इंटू टी की जगह कैपिटल टी लगा दिया, स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की जगह उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल। यहाँ पर एल लगा दिया, टी स्क्वायर को उधर भेज दो, तो ए इज इक्वल टू एल अपॉन टी का स्क्वायर। तो क्या मिल जाता है, ए इज इक्वल टू एल टी माइनस टू। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला मिल गया, आसान है। सिमिलरली अब ये क्वांटिटी भी तो इसके बराबर होगी, है ना। तो बी टी क्यूब इज इक्वल टू एक्स। तो भाई टी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, कैपिटल टी। एक्स का क्या है, लेंथ। अब देखो टी की पावर क्या थी, थ्री, तो थ्री यहाँ पुट कर दिया, तो बी क्या मिल जाएगा, एल अपॉन टी की पावर थ्री, और टी की पावर थ्री ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, बी इज इक्वल टू एल टी माइनस थ्री। क्लियर है। तो ये आपके पास था डायमेंशन फॉर्मूला किसका, ए और बी का अलग अलग। क्लियर है, शायद कोई डाउट ना हो आपको। ठीक है। अब अगला, यहां पर क्या करना है, ए और बी का डायमेंशन फॉर्मूला तो निकालना है, उसके बाद जो रिजल्ट में मांगा गया है वो मांगा गया है ए अपॉन बी। तो भाई ए अपॉन बी आप डायरेक्टली तो नहीं निकालोगे ना, ए का पहले निकालो, फिर बी का निकालो, फिर दोनों को डिवाइड कर दो, सिंपल है। तो भाई ये कंप्लीट क्या मिल रहा है, फोर्स। इसका मतलब ये भी फोर्स हुआ, इसका मतलब ये भी फोर्स हुआ, फोर्स प्लस फोर्स विल गिव यू फोर्स। तो इसका मतलब ए अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू फोर्स, और फिर बी टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स। भाई फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला कितनी बार पढ़ा आपने लोगों ने, बहुत बार, है ना। अब एक बार दिमाग में बोलिए, एक बार जोर से बोलिए, मुझे आवाज आ जानी चाहिए। हाँ, मम्मी डांटने लग गई, कोई बात नहीं। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, और ए एज इट इज, एक्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ। तो लेंथ आपके पास यहाँ पर आपने रूट में लिख दी क्या, एल। तो भाई आप रूट में ना लिख के इसकी पावर को क्या मान लो, मानना क्या होती है, हाफ। अब इस एल को उधर भेज दो, तो ए इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल की पावर हाफ है। हाफ जब ऊपर जाएगा तो मिल जाएगा एम, एल की पावर वन में से हाफ माइनस होगा तो हाफ मिलेगा, ठीक है। और टी की पावर माइनस टू। तो ये ए का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली बी का निकालेंगे, तो बी विल बी इक्वल टू एफ अपॉन टी का स्क्वायर। तो एफ का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला टी का स्क्वायर। टी को ऊपर भेजो तो क्या मिल जाता है, एम एल टी माइनस टू प्लस टू, माइनस टू ऊपर आएगा तो हो जाएगा टोटल माइनस का फोर, ठीक है। ए का डायमेंशन फॉर्मूला ये मिला, बी का डायमेंशन फॉर्मूला ये मिला, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड, तो ए अपॉन बी आपको मिल जाना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ खुद कर लोगे इतनी कैलकुलेशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये पी पावर, ठीक है। मुझे पता है भाई सारे के सारे डायमेंशनल फॉर्मुले आपको याद नहीं हो पाएंगे ना, तो कोई बात नहीं, उनके फॉर्मुले तो एटलीस्ट याद कर सकते हो ना। भाई फॉर्मुले तो आपको पहले से पता है, तो पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए पावर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना, तो दैट इज पावर अपॉन टाइम। वर्क डन का फॉर्मूला तो पता है यार, एम एल टू टी माइनस टू डिवाइडेड बाय टाइम टी। तो टी को ऊपर लेके गए तो मिल जाता है एम एल टू टी माइनस वन। तो ये पावर का डायमेंशन फॉर्मूला आपको मिल गया, ठीक। पावर इज इक्वल टू, भाई ये कंप्लीट एक्सप्रेशन किसकी है, पावर की, तो इसका मतलब इस कंप्लीट का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा, पावर का होगा। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, ऊपर एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है, नीचे एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक। अब देखिए ऊपर ये वाली चीज हमारे पास है, ये एक्स आपके पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का भी स्क्वायर है। और थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला, दो सेम चीजें ही ऐड हो सकती हैं, दो सेम चीजें ही सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो इसका मतलब बी में से अगर मैं एक्स स्क्वायर को माइनस कर रहा हूं, तो बी क्या होनी चाहिए, एक्स स्क्वायर ही होनी चाहिए ना। तो इसका मतलब बी विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्स का स्क्वायर। तो एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन मामला होता है एल, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर। तो बी का डायमेंशन मामला क्या हो गया, एल स्क्वायर। अब बी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एल स्क्वायर, और नीचे क्या है, ए टी। तो आपको निकालना किसका है, ए का। तो पावर पी इज इक्वल टू, इस कंप्लीट को मैं क्या लिखूंगा, एक्स का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय ए टी। तो यहां से मैं ए चाहता हूं तो पी नहीं, ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन पी टी। एक्स का एल हो गया, दैट बिकम्स एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला अभी निकाला तो क्या था, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन इंटू टाइम। ठीक है, नीचे टाइम भी है तो टाइम से तो एक टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो नीचे भी एल, ऊपर भी एल, मतलब एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। तो ए का डायमेंशन फॉर्मूला क्या मिला, एम की पावर माइनस वन। करना क्या था, ए इंटू बी। तो ए आपके पास ये आया, बी आपके पास ये आया, तो ए इंटू बी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आया, एम माइनस वन इंटू बी की जगह एल का स्क्वायर। ठीक है, तो ए इंटू बी मिल जाएगा। फिर वहां पर देखिए भाई, जैसे ये करा है वैसे ये करना है। ए में से टाइम स्क्वायर माइनस हो रहा है तो उसका मतलब ए का डायमेंशन फॉर्मूला टाइम का स्क्वायर। तो इस कंप्लीट की जगह क्या लिख सकता हूँ, टाइम का स्क्वायर। नीचे पी एक्स, तो टाइम स्क्वायर अपॉन पी एक्स इक्वल टू पी यहाँ पर प्रेशर है। ठीक है, यहाँ पर पी क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला आपने निकालना है यूजिंग द फॉर्मूला पी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यार आपके लिए छोड़ दूं। ठीक है, जैसे ये करा है वैसे वो कर लेंगे, हो जाएगा। तो डायमेंशन फॉर्मूलेस के बेसिस के ऊपर जो एक्सप्रेशन के क्वेश्चंस हैं वो कुछ इस तरह से होंगे। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैंने अपने स्कूल के बच्चों से पूछा भी था ग्रुप में, मैं जब उनके साथ डिस्कस कर रहा था गूगल क्लासरूम पे, तो मैंने डिस्कस भी करना चाहा कि भाई 2.0 सेंटीमीटर और 2.00 सेंटीमीटर में क्या फर्क है, कोई फर्क है। तो बच्चों ने बहुत अच्छा रिप्लाई दिया थोड़ी देर में कि सर हाँ इसमें फर्क है। फर्क ये है कि 2.0 सेंटीमीटर के पास दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2.00 सेंटीमीटर के बाद तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे इनका रिप्लाई, बिल्कुल सही था। 2.0 सेंटीमीटर के पास हैं टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, क्योंकि चैप्टर का नाम सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी जो टॉपिक का नाम था सिग्निफिकेंट फिगर चल रहा था, तो उसी के ऊपर डिस्कशन चल रही थी। तो बच्चों ने वहां से आइडिया लिया कि हाँ सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पे ही आंसर देना होगा। तो 2.00 सेंटीमीटर के पास तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अब अपने आप में ये जो दो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं ये एक मेजरमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। 2.0 सेंटीमीटर एक मेजरमेंट है, 2.00 सेंटीमीटर भी एक मेजरमेंट है। ठीक, अब क्या ये दोनों मेजरमेंट एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ ली गई है क्या, अब यहां पर है सोचने वाली बात। क्या ये दोनों मेजरमेंट एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ ली गई है। अब साफ दिख रहा है कि भाई अगर जो भी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आपने यूज करा है ना, उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से आपने जो ये मेजरमेंट ली है, तो इस मेजरमेंट को अगर मैं मिनिमम टर्म्स में देखूं उस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से, कि वो इंस्ट्रूमेंट अगर मिनिमम मेजरमेंट जो मेजर कर सकता है, तो इस वैल्यू से मैं आइडिया लगा सकता हूं, तो उसकी जो मिनिमम मेजरमेंट हो सकती है वो हो सकती है 0.1 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है, 0.1 centimeter can be the least measured value that particular instrument can measure। तो इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर अपने आप में उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का क्या हो गया, लीस्ट काउंट हो गया। दो 2.0 सेंटीमीटर जो है, अगर आपके पास ऑर्डिनरी घरों में स्केल है तो स्केल का सबसे छोटा डिवीजन देखिए जो वो मेजर कर सकता है, वो क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो 0.1 सेंटीमीटर दैट इज 1 मिलीमीटर कैन बी मेजर्ड बाय दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। तो 2.0 सेंटीमीटर यहाँ पर लिखना क्यों कंपलसरी था, ताकि हम ये भी दिखा सके उस पर्टिकुलर वैल्यू से कि हमने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है उसका लीस्ट काउंट क्या है। तो ये वैल्यू अपने आप में क्या बता रही है, साथ में उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट भी बता रही है। मैं चाह तो रहा था कि ऐसी कोई इंफॉर्मेशन निकल के आए बच्चों के थ्रू, बट उन्होंने अपना आंसर दिया, वो भी गलत नहीं था। बट होता क्या है, ऐसी पर्टिकुलर मेजरमेंट्स क्या बताती हैं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताती हैं कि इंस्ट्रूमेंट का अपना लीस्ट काउंट क्या है। ठीक है, मैं ये लीस्ट काउंट इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि अगला जो टॉपिक अपना आ रहा है वो एरर है। ठीक है, उसमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ और एरर जो टॉपिक है, इन तीनों से मिलके क्वेश्चंस आते हैं, वो और टिपिकल हो जाते हैं। तो मैं तभी चाहता हूं कि हर एक टॉपिक जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको अच्छे से पढ़िए। एक भी टॉपिक क्लियर नहीं हुआ फिजिक्स में दिक्कत हो जाएगी बेटा, आगे आने वाले टॉपिक्स में और दिक्कत होगी। तो भाई देखो, ज्यादा नहीं करा रहा हूँ, बहुत थोड़ा थोड़ा करा रहा हूँ, बट उसको अच्छे से करिए, है ना। क्वेश्चंस अगर आपके पास नहीं है, गूगल करिए, वहां से देखिए और प्रैक्टिस करिए। बुक्स नहीं है, यूट्यूब से देखिए, वर्कशीट्स होंगे वहां पर, मैं भी दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, आपको अलग से भी अटैच करके गूगल क्लासरूम पे दे रहा हूँ। और करिए, कम पढ़ रहे हैं मुझे बताइए, मैं और सेंड करूंगा। ठीक है, बट करने हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही आपको
और ज्यादा नर्चर करेगी। ठीक है, अब यहाँ पर 2.00 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आइडिया हो जा रहा है 2.00 जो सेंटीमीटर है ये भी एक मेजरमेंट है, और ये जिस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से इसको मेजर करा गया है उसका लीस्ट काउंट साफ दिख रहा है कि वो कम से कम वैल्यू कितनी मेजर कर सकता है, 0.01 सेंटीमीटर। ठीक, तो 0.01 सेंटीमीटर दैट इज और कम वैल्यू को वो मेजर कर सकता है। अब एक्यूरेसी किसमें ज्यादा होगी, एक्यूरेसी का मतलब यहाँ पर है कि वो जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जिससे मुझे एक मेजरमेंट लेनी है, मैं चाहता हूं कि उसमें एक्यूरेसी हो, मैं नहीं चाहता हूं कि उसमें मुझे कोई एरर मिले, है ना। मैं नहीं चाहूंगा कि वो पर्टिकुलर मेजरमेंट जो भी मेजर करे उसमें कोई एरर आए। तो मैं कौन से पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को प्रेफर करूं जिसने इस मेजरमेंट को मेजर कर रहा है या इस मेजरमेंट को मेजर कर रहा है, तो दोनों को अलग अलग लीस्ट काउंट है। तो जो लीस्ट काउंट कम से कम होना जिस पर्टिकुलर डिवाइस का, मैं उसी का यूज करूंगा ताकि एरर भी कम से कम आए। क्यों, क्योंकि अगर एरर आ सकती है, आप खुद सोचिए ना, आपके पास स्केल है, ठीक, आपने मेजरमेंट ली, ठीक है, वो मेजरमेंट आपको नजर आ रही है यार ये 2.1 सेंटीमीटर होगी या 2.2 सेंटीमीटर होगी, ऐसे तो फर्क पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में भी चल रहा होगा ये 2.1 सेंटीमीटर है या 2.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आपने जल्दबाजी में क्या कर दिया, आपने लिख दिया 2.1 सेंटीमीटर होगा यार, 0.1 सेंटीमीटर के तो फर्क है, आपने यही सोचा दिमाग में, कोई की बात नहीं, 0.1 सेंटीमीटर की तो एरर आएगी, अगर आएगी भी तो ठीक, 0.1 सेंटीमीटर की एरर आ गई। ठीक है, उसी सेम टाइम पर अगर आप ये इंस्ट्रूमेंट ले रहे होते, उसमें भी एक डिवीजन का ऊपर नीचे हो रहा होता, तो आप उस समय क्या करते, आप करते या 2.01 है या 2.02 है, चलिए आप कहते चलो छोड़ ना 2.01 सेंटीमीटर मान लेते। ठीक है, तो आपने एक सोचा एरर है, चलो एरर कितनी मान ली, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक, यार इसमें एरर आई 0.1 सेंटीमीटर, इसमें एरर आई 0.01 सेंटीमीटर, एक्यूरेसी किसमें है, इसमें या इसमें, साफ दिख रहा है यार इसमें है, कितनी 10 गुना। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा मैं, नीचे वाला 2.00, तो जिसका लीस्ट काउंट कम है वो एक्यूरेसी भी ज्यादा प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो एरर कम से कम हो तो उसके लिए क्या होता है, आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट चूज करिए जिसका लीस्ट काउंट कम से कम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू में एरर पता करनी है तो ऑटोमेटिकली उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट देखिए कितना है, जितना लीस्ट काउंट होगा उतनी एरर मान लेना। ठीक है, कम बढ़ती उतनी ज्यादा हो सकती है, उससे कम हो सकती है, तो एरर को हम अपने लोग क्या करते हैं एक्चुअल वैल्यू के साथ लिख लेते हैं, तो जब जब एरर पढ़ाऊंगा तो उस समय आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फुली मैं उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा है ना, ठीक है, इंटरेस्ट बन रहा है ना, और कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज मुझे बता देना, अगली वीडियो जैसे मैं बनाऊंगा उसमें पहले आपके डाउट्स को डाल दूंगा। ठीक है भाई, डोंट वरी, जस्ट कीप वॉचिंग, आगे और आने वाला है, मैं थोड़ा सा बोर्ड रब कर लूँ। ठीक है, तो भाई अब क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बेसिस पे जो क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, ऐसे इजी क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना यार, क्या निकालना है इसमें, एरिया निकालना है, ठीक है, इसमें क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है, तो ऐसे इजी क्वेश्चंस करवाओगे, बट इसमें जो कंसेप्ट छिपा हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि अगर राउंडिंग ऑफ के क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर आप कैसे डील करोगे। ठीक है, तो भाई डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज गिवन, ठीक है, डायमीटर क्या दे रखा है, डायमीटर डी इज इक्वल टू 2.486। ठीक, तो कैलकुलेट द एरिया, एरिया कैलकुलेट करने के लिए क्या चाहिए होता है, रेडियस चाहिए होता है, तो रेडियस इज व्हाट, डी अपॉन टू। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, जो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसमें आर की जगह डी बाई टू लगा दोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक, ध्यान से देखिए लिखा हुआ है फाइंड कैलकुलेट द एरिया विद ड्यू रिगार्ड फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसा नहीं है कि आपने ये फॉर्मूला लगाया और आंसर निकाल के छोड़ दिया। अगर आप सिग्निफिकेंट फिगर्स का ध्यान रखते हुए आंसर नहीं निकालोगे तो इसको कंप्लीटली काटा जाएगा। क्यों, क्योंकि पूछा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपने ये सोच लिया कि यार मैंने फॉर्मूला लगा दिया मुझे आधे नंबर तो मिल जाएंगे, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं मिलेंगे। हो सकता है मुझसे भी अगर कोई दयालु टीचर आ गया नंबर देने के चक्कर में, वो अगर बांटता है नंबर, हो सकता है वो दे दे, बट फ्रैंकली टेलिंग यू यहाँ पर मैं नंबर नहीं दे सकता हूँ यार, क्योंकि यहाँ पर जो कंसेप्ट की बात हो रही है वो राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर के बेसिस पे हो रही है। ऐसा इजी क्वेश्चन अगर डायरेक्टली पूछना होता है वो तो 6, 7, 8, 9 क्लास में होता ही है यार। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या करना है, इन वैल्यूज को पुट करना है। तो पाई इंटू डी की वैल्यू क्या है, 2.486 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो निकल के आएगा आंसर, मैंने हाथ पे लिख रखा है देख लेता हूँ, तो वो क्या है 4.85, मुझे नहीं सॉल्व करना पड़ता, समझा करो यार, है ना, 4.8539, ये आपके पास एरिया निकल के आता है। ठीक है, अब ये एरिया
कि जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो ध्यान से देखिए कितने हैं। ठीक है, सारे के सारे नॉन जीरो हैं। अब सारे के सारे नॉन जीरो हैं तो ऑटोमेटिकली सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की, ध्यान रखना है इनको। तो भाई क्वेश्चन में कहीं पर कोई पर्टिकुलर वैल्यू दी रखी होगी जिसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के रिगार्ड को रखते हुए ही आपका आंसर भी उससे मैच करना चाहिए। तो ठीक, इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखिए कितने हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब आंसर भी आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के टर्म्स में ही आना चाहिए। तो इसको क्या करो, राउंड ऑफ करिए, इसको रिड्यूस करो। रिड्यूस करने का तरीका है कि राउंड ऑफ करिए। तो द डिजिट विच इज टू बी ड्रॉप, वो देखिए कौन सा है, सॉरी कौन सा है, 9। 9 को ड्रॉप करना है, 9 को ड्रॉप करना है। तो 9 को पहले चेक करिए, 5 से छोटा है बड़ा है। 5 से बड़ा होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट रेस कर देंगे अपन से, 5 से छोटा होगा तो प्रीसीडिंग डिजिट को एज इट इज रहने देंगे। तो यहाँ पर जो लास्ट डिजिट है वो 5 से बड़ा है तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। तो आपका जो आंसर आएगा राउंडिंग ऑफ के बाद वो आएगा 4.854। तो ऑटोमेटिकली आपने क्या कर दिया, रिजल्ट को राउंड ऑफ कर दिया। अब नंबर पूरे मिलेंगे अगर आपने इतना करा तो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपके पास दे रखा है 5.74 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस। कहने का मतलब मास कितना है, 5.74 ग्राम। ठीक है, ऑक्यूपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब तो वॉल्यूम के लिए फॉर्म वैल्यू ही ना। तो वॉल्यूम का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब एक्सप्रेस इट्स डेंसिटी कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। ठीक है, तो भाई उसका ध्यान रखना है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास है 5.74 डिवाइडेड बाय 1.2। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो भाई मैंने इसका भी इसकी वैल्यू भी लिखी है। तो D इज इक्वल टू 4.783। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं है मुझे डिवीजन नहीं आता है, ये मत सोचना। वो टाइम बचा रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो उस टाइम को बचा रहा हूँ, आपका टाइम भी बचा रहा हूँ यहाँ पर। आप करना, आपके करने का पूरा टाइम मिलेगा घर पे, आप आराम से करना, चेक करना कहीं सर ने गलत आंसर तो नहीं लिख लिया। 4.783 आपके पास क्या आया, डेंसिटी आया। तो इस डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, ऊपर मास ग्राम में, नीचे वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, तो मिलता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या ये आंसर सही है ना सर, लास्ट लाइन पढ़िए जरा, उसमें लिखा है कीपिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। अब भाई लोचा है यहाँ पर, लोचा क्या है इसमें, तो चलो एक ही वैल्यू थी, उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को चेक करा और आंसर भी उसी के उसमें निकाल दिया। यहाँ लोचा क्या है, यहाँ पर दो वैल्यूज है, एक ये 5.74 ग्राम, एक ये 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई किसकी पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट फिगर चेक करेंगे, तो बहुत आसान है, जिसकी पर्टिकुलर वैल्यू का सबसे कम है, जिसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम है, तो किसके हैं 1.2 के। तो आपने किसको रिगार्ड में रखना है, सबसे कम वाले को रखना है, दैट इज 1.2 वाले को। तो कितने हैं, 2। कितने हैं, 2 हैं, उसके दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो क्या करना है, इसको भी कन्वर्ट कर देंगे किसमें, 2 में। तो किसको ड्रॉप करना है, 8 को ड्रॉप करना है। 8 को ड्रॉप करना है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीसीडिंग को क्या कर देना चाहिए, 1 से बढ़ा देना चाहिए, क्यों, क्योंकि 8 5 से बड़ा है। तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा डेंसिटी का आंसर, 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। ऐसे ही और क्वेश्चंस आएंगे, ये बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन कराया मैंने आपको, और टफ आएंगे। एरर टॉपिक हो जाए फिर मैं आपको दूंगा अच्छे वाले क्वेश्चंस जिसमें राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट लगता है।